स्टार्ट कर रहे हैं। कटारिया बेटा ध्यान दे। तो ये आपका सिलेबस होता है और इस सिलेबस के अंदर ना हम लोग अर्ली मेडाइवल इंडिया पढ़ चुके थे, पूरा पोर्शन यूनिट हो गया है। दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी हो चुकी है। आज खिलजी डायनेस्टी को कोशिश करते हैं कि अपन कंप्लीट कर दें। खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग भी होगी और कोशिश करेंगे आज कंप्लीट भी कर ले। अगर चीजें सही रही तो कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए खिलजी डायनेस्टी। हेडिंग क्या डाल लीजिए? हेडिंग डाल लीजिए खिलजी डायनेस्टी। आपकी आज की हेडिंग होनी चाहिए खिलजी वंश। फटाफट हेडिंग डालो खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, हाथ से ही पढ़ाऊंगा, ये खाली सिर्फ आपको लिख के दिया है, हेडिंग है इसलिए यहां पे है। उसके बाद मैं बताता हूं यहां कौन कौन व्यक्ति आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले नंबर पे आपको देखने को मिलता है जलालुद्दीन खिलजी। सेकंड पे आपको देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड पे आपको देखने को मिलता है मुबारक खिलजी। और फोर्थ पे आपको देखने को मिलता है खुसरो खान। खुसरो खान। ठीक है, ये 4 रूलर्स आपको मेजरली देखने को मिलेंगे। चौथा रूलर आपने क्यों नहीं लिखा? चौथा रूलर इस डायनेस्टी का नहीं है। ठीक है, चलिए विनय बेटा ध्यान दो। जलालुद्दीन खिलजी जो था इसका टेन्योर आपको देखने को मिलेगा 1290 से 96। अलाउद्दीन का टेन्योर आपको देखने को मिलेगा 1296 से 1316। मुबारक का टेन्योर आपको देखने को मिलेगा 1316 से 1320। एंड खुसरो का टेन्योर आपको देखने को मिलेगा 1320 से 1320। बहुत छोटा सा टेन्योर इसका देखने को आपको मिल जाएगा, बहुत छोटा टेन्योर है। ठीक है, चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव वत्स, हर हर महादेव। ठीक है, चलो तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम जिस रूलर की बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी में, वो जलालुद्दीन खिलजी होगा, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बता दीजिए सबसे छोटा टेन्योर। जी हाँ, खिलजी राजवंश जो है इसका शॉर्टेस्ट रीजन आपको देखने को मिलेगा। सभी वंशों के मुकाबले अगर हम इस वंश को देखेंगे तो सबसे छोटा टेन्योर इनका आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुशर्स। मोइजुद्दीन कैमुशर्स गुलाम वंश का अंतिम रूलर था बेटा। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपने यहां नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए सर, रणवीर कपूर का पिक क्यों लगा? अबे अलाउद्दीन खिलजी बना था ना पद्मावत मूवी में। सोलंकी बेटा नोट करो, कलर ब्लैक कर दिया जाएगा। ये लीजिए भाई, अब पढ़ना शुरू करिए। हेडिंग डालिए खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश, खिलजी डायनेस्टी। डायनेस्टी, इस पूरी डायनेस्टी का जो टेन्योर है, इस पूरे राजवंश का जो कार्यकाल है, इस पूरे राजवंश का जो कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा, इस पूरे राजवंश का जो टेन्योर आपको देखने को मिलेगा, वो कितना देखने को मिलेगा? 1296 से 1316। ठीक है बच्चे, ये इसका पूरा टेन्योर है। ठीक बात। तो इसका सबसे पहला शासक बोल लीजिए या संस्थापक बोल लीजिए, तो इसका संस्थापक आपको कौन देखने को मिलता है? जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका जो फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी, ठीक है, लिख लीजिए पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्लियर बात है जी सर। अब इसके उपनाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उपनाम, उपनाम, सबनेम्स। अब सबनेम्स अगर आपको देखें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मलिक फिरोज। मलिक फिरोज भी इसी का नाम था।
ठीक है, मलिक फिरोज, इसी का नाम है मलिक फिरोज। ठीक है, अब इसका जो टेन्योर है उसकी बात करते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टेन्योर कितना है। अच्छा, टेन्योर गलत लिख दिया है। अच्छा, लो भैया, छोटी मोटी गलती मान रहे हो क्या तुम ये? अरे मानेगा ना, ले भैया। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात अगर हम करें कि भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, इसका कार्यकाल कितना रहा है? सर जी, इसका कार्यकाल अगर आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि वो 1290 से 96 तक है। पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण कार्य पेपर में यही जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, इंपोर्टेंट वर्क्स, इंपोर्टेंट वर्क्स। तो भाई इसकी इंपोर्टेंट वर्क्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें कि इसके द्वारा क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, तो वो समझिए। ठीक है, वो समझिए कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसी के द्वारा गुलाम वंश के अंतिम शासकों की हत्या की गई थी। पहला पॉइंट, गुलाम वंश के अंतिम शासकों, अंतिम शासक कैमुशर्स, कैमुशर्स की हत्या करके शासक बना, शासक बना, शासक बना। ठीक है, he got the throne after killing कैमुशर्स। कैमुशर्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कैकुबाद की हत्या इसने नहीं की, कैकुबाद की हत्या भी इसी ने करी थी, कैकुबाद की हत्या भी इसी ने करी है। ही ऑल्सो किल्ड कैकुबाद, यहां पे लिख रहा हूं, कैकुबाद की हत्या भी इसी ने करी है। दूसरा पॉइंट लिख लो, कैकुबाद की हत्या भी इसी ने करी थी, कैकुबाद की हत्या भी इसी ने की, इसी ने की, इसी ने की थी। He also killed Quackubad. He also killed क्वैकाबाद। क्वैकाबाद कौन था? कैकुबाद का पिता था क्वैकाबाद, गुलाम वंश का ही रूलर था। ठीक है भैया, अगला देख लेंगे। बेटा किसी और किताब का रेफरेंस मुझे ना दे बाबू, है ना बाबू? आप और किताब का रेफरेंस मुझे बनते ना कि सर हमारी में ऐसे लिख रहा है, मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ बाबू वो सही लिखवा रहा हूँ, है ना? अगर आप रेफरेंस दे भी रहे हैं तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि बेटा यहाँ पे लिखी चीजें आपके लिए सही है ना? मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, उसमें कह रहा हूं कि आप एक चीज को समझ नहीं पा रहे हो, समझो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आपको थोड़ी चीजों को समझना है। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है वो समझिए। तीसरा पॉइंट, इसका राज्याभिषेक जो था, इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक या कोरोनेशन, राज्याभिषेक या कोरोनेशन किलोखरी महल में हुआ था, किलोखरी महल में, किलोखरी महल में हुआ था। अभी किलोखरी महल कहां पर है ये बड़ी बात है, ये दिल्ली में है, किलोखरी पैलेस। तो किलोखरी महल कहां पे आपको देखने को मिलता है? दैट इज इन दिल्ली। ये आपको दिल्ली में देखने को मिल जाता है। ठीक है,
कहां देखने को मिल जाता है? ये आपको दिल्ली में देखने को मिल जाता है। कृपया करके इसको समझ लीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये 3 पॉइंटर अभी तक मैंने आपको लिखवाए, इनको लिखिए, फिर नेक्स्ट पेज पे हम बाकी पॉइंटर्स की बात करेंगे, ठीक है? अरे भैया, यहां गलती से 96 लिख गया था, 90 लिखा है। 1290 से 1320। अब पूछा जाए किलोखरी महल किसने बनवाया था? इसका निर्माण क्वैकाबाद ने करा था। इसी के द्वारा, क्वैकाबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो ये जो किलोखरी महल है, इसकी स्थापना किसने कराई है? इसकी स्थापना क्वैकाबाद ने कराई है, यही कैकुबाद ने कराई है। कैकुबाद, इसकी स्थापना कैकुबाद ने कराई है। कैकुबाद कौन था? ये गुलाम वंश का ही रूलर हुआ करता था, ठीक है? नोट डाउन। कोई नहीं, अगर आप इसको समझ चुके हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब समझिए, तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में चल रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, हेडिंग यही है, फिरोज खिलजी, यही चल रहा है। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है बाबू, इसका टेन्योर आपको 1290 से 96 तक देखने को मिलता है। तो इसका ना एक भतीजा था। इसका क्या था? इसका एक भतीजा आपको देखने को मिलेगा। इसका भतीजा था जिसका नाम था अली गुरशास्प। इसका भतीजे का नाम क्या था? अली गुरशास्प। अली गुरशास्प, अली गुरशास्प। यही अली गुरशास्प आगे चलकर क्या बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। यही आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। यही अली गुरशास्प कौन बनेगा बालक? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक बात? जी हां। अब बात को समझना, अलाउद्दीन खिलजी। तो जब ये गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जीवन में सबसे जरूरी चीज इसके लिए क्या थी? कि मंगोलों को दिल्ली से वापस भेजना है। ये जीवन में इसके लिए सबसे जरूरी चीज थी, ठीक है? याद रखना, सब सही बात है। क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो दिल्ली पर मंगोलों का कब्जा था। है सर, क्या कह रहे हो? बेटा याद करो, जब बलबन अपने अंतिम समय में था तो मंगोलों ने हमला किया था। जी हाँ, वो हमला अभी तक प्रभावी था। मंगोल भारत के अलग अलग क्षेत्र पे आ चुके थे, उत्तर प्रदेश तक आ चुके थे मंगोल। तो मंगोलों को भगाना सबसे ज्यादा जरूरी था, ठीक है? याद रखना। तो याद रखना, इसका जो भतीजा है 1292 में, 1292 में अली गुरशास्प का एक आक्रमण होता है, मालवा आक्रमण। मालवा आक्रमण, मालवा आक्रमण किसके द्वारा? अली गुरशास्प के द्वारा, इसी के द्वारा, अली गुरशास्प द्वारा, अली गुरशास्प द्वारा। और मालवा पे क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि मालवा में बहुत सारे मंगोल थे। यहां इसके द्वारा मालवा को हरा दिया गया। यहां इसने मंगोलों को भगा दिया। मंगोलों को मालवा से बाहर कर दिया, बाहर किया, और बहुत सारे मंगोलों को कैद कर लिया। कुछों को कैद कर लिया, कुछ को कैद किया। अब यहां पूरी बात को इंग्लिश में लिख लेना। इंग्लिश में स्पेन से लिख रहा हूं। इन 1292 मालवा अटैक बाई अली गुरशास्प। अली गुरशास्प ही defeated Mongols
एंड कैप्चर्ड फ्यू। कुछों को हरा दिया और कुछों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, याद रखना। अब अगर किसी भी ऐसे बच्चा है, कोई बच्चा है जिसने पद्मावती मूवी देखी है, तो जो पद्मावती मूवी स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो रजा मलिक है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है रजा मलिक, ठीक है, ये जो व्यक्ति है रजा मलिक, ये वहां पे बैठा होगा रजा मलिक, ठीक है, और ये कहता है कि दिल्ली पर तो मैं भी कब्जा कर लूं, कि दिल्ली पर तो मैं भी कब्जा कर लूं, लेकिन मसले की बात तो कमबख्त ये मंगोल है। तो रणबीर सिंह आके कहता है खिलजियों के लिए तो खुदा से भी लड़ सकता है अलाउद्दीन, ये वो कहता है। तो फिर रजा मलिक कहता है इसको कि अपने इरादों को इतना बुलंद मत करो अलाउद्दीन कि उसी के बोझ तले दफन हो जाओ। तब अलाउद्दीन कहता है कि ऐसी कोई मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन करे। बाकी लोग कहते हैं वल्लाह वल्लाह। ठीक है, तो ये बेसिकली वहां का इंसिडेंट है। तो यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो बातें चल रही थी उस बीच में, वो बातें ये थी कि मंगोलों पर अटैक कौन करेगा। तो मंगोलों पे अली गुरशास्प यानी अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है और उन सभी को, मंगोलों को भारत से भगा देता है, कुछों को कैप्चर कर लेता है। समझ में आई बात? तो ये वहां के डायलॉगों की मैंने आपको डायलॉग बाजी करके दिखाई है जो वहां की थी। अब यहीं पर समझना, जितने भी मंगोलियां गिरफ्तार किए गए सभी मंगोलों को दिल्ली लाया जाता है और उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी मंगोलों को, या फिर यहां जितने भी गिरफ्तार किए गए मंगोल थे, मंगोलों को, लगभग 2000 मंगोल थे वो, 2000 मंगोलों को 2000 मंगोलों को दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया और उनसे इस्लाम कबूल कराया गया, और इस्लाम कबूल कराया गया, इस्लाम कबूल कराया गया। ठीक है, याद रखना, मंगोल्स फोर्स्ड टू accept Islam in Delhi, accept Islam in Delhi। ठीक है, जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल कराया जाता है। जब जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल कराया जाता है, अबे रजा मलिक एक्टर है, मैं बता रहा था कि वो फिरोज शाह खिलजी का रोल निभा रहा है उसमें, ध्यान पता नहीं क्या है इनका। अबे जो फिरोज खिलजी है ना, उसका रोल निभाया है रजा मलिक ने। ए बाबू यार, कैसी बात करो तुम, तुम्हारे सामने तो एक बात करनी ही बेकार है। अब मैं किसी मूवी की बात नहीं करूंगा आपके सामने, ना ना ना, अब नहीं बोलूंगा, गलती से बोल दिया भैया, मेरे मुंह से निकल गई, अब मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा। कल्पना, यहां ध्यान दे लो तुम। अब जहां पर इन 2000 मंगोलों को दिल्ली लाया गया और इस्लाम कबूल कराया गया, उस स्थान को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलपुरी नाम दिया। इस स्थान को, जहां पे ये सब हुआ, इस स्थान को फिरोज खिलजी ने, इस स्थान को फिरोज खिलजी ने मंगोलपुरी नाम दिया, जो कि दिल्ली में है। मंगोलपुरी नाम दिया, मंगोलपुरी नाम दिया, मंगोलपुरी नाम दिया। ठीक है, तो जहां पर सब इन मंगोलों ने इस्लाम कबूला था, इसको एक नाम दे दिया गया मंगोलपुरी। ठीक है, याद रखना। तो ये भी इसी के समय में हुआ है। अच्छा, यहां पे याद रखना, इसने अपने भतीजे से, यानी ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, तो इसमें लिख लेना, फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे से अपनी बेटी मेहरुनिशा का विवाह किया। खिलजी ने अपनी बेटी मेहरुनिशा का विवाह किया, ने अपनी बेटी मेहरुनिशा का विवाह भतीजे ठीक है अली गुरशास्प से किया, या भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से किया, अलाउद्दीन से किया, अलाउद्दीन से किया।
और उसे अगली लाइन में लिखना, तथा फिरोज खिलजी ने ही अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। मानिकपुर जो इलाहाबाद में है का सूबेदार बनाया। ठीक है, याद रख लेना। इंग्लिश में इसको लिख लेना, फिरोज खिलजी जो है मैरिड हर डॉटर मेहरू निशा टू अलाउद्दीन, जो उसका भतीजा था। नेक्स्ट लाइन, ही अपॉइंट अलाउद्दीन खिलजी एज गवर्नर ऑफ मानिकपुर। ठीक है, ये भी याद रख लेना ध्यान से। इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लेना। सर ये तो आज ही पता लगा, उसको मंगोलपुरी क्या बोलते हैं। हाँ बेटा, अभी तो बहुत कुछ आपको पता लगेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं। क्लास में एक दीक्षा नाम का बच्चा है। पहले पूछ रहा है क्या पीएससी प्री के लिए पढ़ सकते हैं, फिर पूछ रहा है क्या एमपीपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं। अलग अलग लिख रहा है लड़का। ठीक है, इसका यही समझ में नहीं आ रही है कि ये जो चल रहा है अभी फिलहाल में पढ़ना जरूरी है। एग्जाम तो बाद में दोगे, पहले तो पढ़ोगे ना, पर नहीं। कैसे बच्चे हैं यार ये, थोड़ा ध्यान दिया करो बाबू। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट हो जाए तो बताइएगा। ठीक है बाबू, चलिए। सर काड़ा जहां दर्शन करने जाते हैं, हाँ बेटा काड़ा मानिकपुर जहां दर्शन करने जाते हैं, प्रयागराज में ये जगह है, बड़ी फेमस जगह है आज की डेट में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, नोट हो गया, बहुत सही। इसके बाद अब आगे समझिएगा। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ना, ये थोड़ा ना कंजूस आदमी था। कैसा था? कंजूस आदमी था। अब ये चीज मैं आपको लिख के बता रहा हूं। अगला पॉइंट रहा है उसी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कंजूस आदमी था। कंजूस एकदम कंजूस था। ही वॉज माइजर। बड़ा मतलब पैसे को ना बड़े ध्यान से खर्च करता था। ही वॉज माइजर, मतलब इसको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहां जा रहा है। ग्रीडी, ही वाज माइजर, ग्रीडी। ठीक है, माइजर भी कंजूस होता है, या ग्रीडी भी लिख लेंगे, लालची। कंजूस होना माइजर होना होता है। ठीक है, ग्रीडी मतलब लालची होता है, दोनों में फर्क है। तो ये क्या है कि वो माइजर था। ठीक है, याद रख लेना। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बाबू, वो लिख रहे हैं उसके द्वारा दीवान ए वकूफ की स्थापना की जाती है। दीवान ए वकूफ की स्थापना की गई। दीवान ए वकूफ की स्थापना की गई। वकूफ, दीवान ए वकूफ की स्थापना की गई। ए वकूफ की स्थापना की गई। तो जो दीवान ए वकूफ था उसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। ठीक है, अब दीवान ए वकूफ क्या काम करता था सर? ये एक प्रकार से एक्सपेंस डिपार्टमेंट था। एक्सपेंस डिपार्टमेंट था, यानी खर्चा विभाग था।
किसने कहां खर्चा किया, तो खर्च विभाग था ये, कि किसके द्वारा खर्चा कहां किया गया उस सब चीज को देखना इसकी जिम्मेदारी थी, एक्सपेंस डिपार्टमेंट था। तो इसको पता होना चाहिए कि खर्चा कहां पे हो रहा है। ठीक बात जी हाँ। अब याद रखना, यही इसकी मौत का कारण बनेगा कि इसको सारा खर्चा चाहिए, ग्रीडी है, पैसा चाहिए, लालची था एकदम, वो सारी चीज इसको चाहिए। ठीक है, चलिए अब बहुत ध्यान देना आगे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी लूटा गया। देवगिरी साउथ इंडिया में एक स्थान आपको देखने को मिलता है, लेकिन लूट के बाद सुल्तान का हिस्सा नहीं भेजा गया। लेकिन लूट के बाद सुल्तान का हिस्सा सुल्तान का जो हिस्सा कहलाता था, जब कोई भी लूट करोगे तो उसमें सुल्तान का जो हिस्सा होगा उसको एक नाम दिया जाता था, खम्श। लूट के हिस्से को क्या बोलते थे, खम्श। खम्स नहीं भेजा, तथा काड़ा मानिकपुर चला गया, तथा अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर ही चला गया। कड़ा मानिकपुर चला गया, मतलब देवगिरी लूटा और मानिकपुर चला गया। तो जो खम्श है वो नहीं पहुंचा। खम्श क्या होता है, 20% हिस्सा होता है कि अगर आप चोरी करोगे तो उसमें से 20% हिस्सा जो है वो सुल्तान को बेचना होगा। इसने वो 20% हिस्सा खम्श का नहीं भेजा। सुल्तान की बुद्धि खराब हो गई कि बताओ, कल का लौंडा मेरा भतीजा, ठीक है, मेरा दामाद भी है, उसको मैंने मानिकपुरी की सूबेदारी दिलाई, देवगिरी लूट के आ रहा है, पैसे नहीं भिजवा रहा, ऐसे हमारे सामने इतनी बदमाशी। तो इसने कहा बदमाशी नहीं मित्र, असला भी रखते हैं पहलवान। ठीक है, जब इतना हुआ तो अब अपना हिस्सा लेने के लिए फिरोज खिलजी खुद जाएगा, कहां पे, कड़ाया मानिकपुरी में। इसको इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। अलाउद्दीन लूटेड देवगिरी बट डिडंट सेंड खम्श टू सुल्तान। ठीक है, अब यहां फिरोज के एफ के लिख रहा हूं, फिरोज खिलजी, या जे एफ के लिख देता हूं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी टू सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये लिख दिया पूरा। ठीक है बाबू, हाँ। तो अगली हेडिंग में क्या होगा, 1296 में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़ा मानिकपुरी गया, मानिकपुर गया, अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं उसकी हत्या कर दी, तथा खुद सुल्तान बन गया। खुद सुल्तान बन गया। ठीक है, याद रखना, लिख लीजिए। इन 1296 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी इन कड़ा मानिकपुर,
Manipur and declared himself Sultan. Himself Sultan. Sultan. ठीक है बच्चे, ये इतनी आपके लिए रहेगी हेडिंग। और अब हम अगला रूलर पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। मेरे ख्याल से इसके बारे में आपको पता लगी होगी कि कैसे कैसे ये मरा और इसने जीवन में क्या कुछ किया। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, जितनी भी चीजें बेटा मैंने आपको यहां डिजिटली बताने, मतलब आपको लिख के बताने की कोशिश करी है, ये चीजें आपको डिजिटली भी समझ में आ जाती और बहुत अच्छी आती। तो जो चीज मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो चीज अब मैं आपको डिजिटली बता देता हूं कैसे होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है बाबू, एक बार नोट कर लीजिए। जैसे आप नोट कर लेंगे तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे। वो जरूरी है नोट करना। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आज आपसे पूछ लूंगा जिससे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे बराबर। हाँ, ओके शर्मा जी, शर्मा से क्या शर्माना है। ठीक बात है सर। कड़ा मानिकपुर कहां में है बेटा? प्रयागराज में है। सर मेरा सीपीटी का पेपर है, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो बेटा सीखिए, यहां कमेंट करने से कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा। आगे बढ़िए, नोट कर दिया। अब बात को समझिएगा, इस चीज को कैसे समझोगे। तो जलालुद्दीन खिलजी की ये डिजिटल फाइल है जो आपको एक ही बार में समझा देगी। पूरे जलालुद्दीन खिलजी एक बार में खेल खत्म। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। राजधानी इसके द्वारा किलोखरी को बनाया गया जहां इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके द्वारा 2000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकारा तो इसको मंगोलपुरी नाम दिया गया। इसने स्थापना करी दीवाने वकूफ की, एक एक्सपेंस डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, व्यय विभाग था एक तरीके का। इसकी मृत्यु का कारण 1296 में भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुरी प्रयाग में इसकी हत्या कर दी। बात खत्म। प्रयागराज में इसकी हत्या कर दी। क्लियर है बेटा? उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ये एक डिजिटल फाइल बहुत होती है, लेकिन डिटेल डिस्कशन आपको तब समझ में आता है जब मैं लिख के बताता हूं। आपको पता लगती है क्यों हत्या करी, क्या रीजन था। ठीक है, जो एक गधा है जो कह रहा है सर शॉर्ट में बताइए, बेटा ये लो, नंबर भी शॉर्ट में ही आएंगे तुम्हारे। ये लो शॉर्ट में आपके लिए। ये स्लाइड का जो मेथड है ना, आप जैसे बच्चों के लिए, ये जो कहते हैं सर शॉर्ट में बताइए, लिख ले भैया शॉर्ट में। जब नंबर शॉर्ट में आवे फिर मुझसे मत कहना कि सर स्लाइड से शॉर्ट में बताया था, क्योंकि आपको मैं डिस्कशन पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। आगे बढ़िए, अब हम अगला नाम किसका देखेंगे। अब अगला नाम हम देखते हैं, अगला रूलर है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट रूलर हेडिंग डाल लीजिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है बाबू। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो आपको पता होना चाहिए। कार्यकाल, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल सर जी 1296 से 1316 तक है। 1296 से 1316 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है बाबू, आगे लिखिए। ये खिलजी वंश का दूसरा शासक है। खिलजी वंश का दूसरा शासक है। ये दूसरा शासक है, सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे उपनाम भी हैं। उपनामों के कारण बड़ा फेमस हुआ है। उपनाम या उपाधियां इसकी बहुत सारी हैं। इसके बहुत सारे सब नेम्स या टाइटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सब नेम्स या
टाइटल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले इसका एक टाइटल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सबसे पहले इसका एक टाइटल आपको देखने को मिल जाता है, ध्यान से लिखिएगा, आमिर उल मोमिन, अमीर उल मोमिन। यामिन उल खिलाफत अल नसीरी, यामिनी उल खिलाफत अल नसीरी, अल नसीरी, यामिन उल खिलाफत अल नसीरी। और अगला है सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ठीक है, याद रखना। आमिर उल मोमिन, आमिर उल मोमिन। आमिर उल मोमिन का मतलब होता है जो भगवान के जैसा हो, ठीक है। यामिन उल खिलाफत अल नसीरी का मतलब होता है जो इस्लाम के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहे, ठीक है। यामिन उल खिलाफत अल नसीरी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी का मतलब होता है जो युद्ध में नहीं हारता हो, उसको सिकंदर ए सानी बोलते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, एक और शब्द आपको देखने को मिलता है, दरअसल आपको एक जोधपुर अभिलेख देखने को मिलता है, जोधपुर अभिलेख आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, दैट इज जोधपुर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। वहां इसको देवतुल्य कहा गया है, अमीर उल मोमिन कहा गया है। ये किसमें लिखा है? वो संस्कृत भाषा में, संस्कृत में है, और वहां भी इसका जिक्र किया गया है। यहां इसमें क्या है? खिलजी, खिलजी का है ये, अलाउद्दीन खिलजी का इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। इसमें इंस्क्रिप्शन किसका? अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। इसमें इसको देवतुल्य कहा गया है। इसमें इसको क्या कहा गया है? जोधपुर इंस्क्रिप्शन में अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा गया? देवतुल्य, लाइक गॉड्स, लाइक गॉड्स, लाइक गॉड्स, देवतुल्य। सर इसका बचपन का नाम बता दो। क्या कहूं मैं तुमसे, है? लिख ले भैया बचपन का नाम। कैसे कैसे बच्चे हैं यार, बताओ। बचपन का नाम पीछे वाले पेज पे नहीं बताया था बाबू, सो रहे थे तब। बचपन का नाम है इसका अली गुरशास्प। ठीक है, लिख लो। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कई बार कि इस तरीके की बातें आप करते हो, बड़ी मतलब हंसी आती है, पर कोई नहीं, आप बच्चे हैं इसलिए आप कर देते हैं, कोई नहीं, आगे लिखिए। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी के स्रोत, इसके बारे में जानकारी के स्रोत, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कि हमें जानकारी इसके बारे में कहां से मिली। ठीक है, पहला तो जोधपुर अभिलेख से मिली। जोधपुर अभिलेख किसने लिखा है बेटा, ये नहीं पता। ठीक है, आपको जो बता रहा हूं पहले ये याद कर लो, वो बाद में याद कर लेना, है ना। हाँ, तो इसके बारे में जानकारी के स्रोत है, पहली एक बुक आपको देखने को मिलती है, बुक तारीख ए फिरोज शाही, जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। तारीख ए फिरोज शाही, इसमें इसका जिक्र किया गया है।
जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, फिरोज शाह के टाइम पर लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी, जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, वो तब लिखी थी जब फिरोज शाह तुगलक का टाइम चल रहा था। एक बुक और देखने को मिलेगी आपको, सेकंड बुक है, बुक का नाम ख्वाजनाइल फुतूह, ख्वाजनाइल अफुतूह, ए फुतूह, ख्वाजनाइल फुतूह, इसको भी लिख लीजिए। ख्वाजनाइल फुतूह आमिर खुसरो ने लिखी है, आमिर खुसरो ने लिखी है। आमिर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता था। आमिर खुसरो के बारे में जानकारी आगे दी जाएगी, ठीक है बाबू। आमिर खुसरो जी के बारे में जानकारी आगे दी जाएगी कि कौन है। इसको तोता ए हिंद कहते थे। क्या बोलते थे इसको? तोता ए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। तोता ए हिंद भी बोला जाता था, पैरट ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने 7 राजाओं का दरबार देखा है। इसने क्या 7 किंग्स को देखा है। ही सी 7 किंग्स, ही सॉ 7 किंग्स। इसने 7 राजाओं के दरबारों को देखा है दिल्ली सल्तनत में, इसलिए इसको तोताए हिंद कहा जाता था। अच्छा, एक बात और याद रखना, ख्वाजनाइल फुतूह किताब में इसको एक नाम दिया गया है, सुल्तान ए जहां। इस किताब में क्या लिखा गया है? इस किताब में लिखना, इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी को, एके यानी अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां कहा गया है। क्या कहा गया? सुल्तान ए जहां कहा गया, सुल्तान ए जहां कहा गया, सुल्तान ए जहां कहा गया, सुल्तान ए जहां कहा गया। was called as सुल्तान ए जहां। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए बाबू। इस किताब में इसको क्या कहा गया है? सुल्तान ए जहां। पूछा जाता है ये वाली बात, सर ये बुक कहां से मिली थी? बेटा ये किताबें जो हैं, जब साम्राज्य तबाह हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी जो लाइब्रेरीज बचती हैं वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए प्लीज, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप नोट कर लेंगे देन हम आगे बढ़ते हैं। जब नोट हो जाए तो बताइएगा बच्चे। ये इसके बारे में जानकारी है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, उसके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? ठीक है, इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? सर इसको ये उपाधियां किसने दी? ये 2 उपाधियां, पहली दूसरी, इसको खलीफा ने दी है। ये उपाधि इसकी वाइफ ने दी है। ये उपाधि जो है ये अमीर खुसरो ने दी है। ये उपाधि जिसने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाया था उसने दी है, पता नहीं है किसने लिखवाया था। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहां हुआ? इसका राज्याभिषेक कहां हुआ? यह चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगी आपके लिए। राज्याभिषेक कहां हुआ? इसका कोरोनेशन कहां हुआ? कोरोनेशन बेटा इसका जो कोरोनेशन आपको देखने को मिलता है वो बलबन के लाल महल में देखने को मिलता है। बलबन के लाल महल में, लाल महल में। अब ये बलबन रेड पैलेस कहां पे है? बलबन रेड पैलेस, रेड पैलेस, ये रेड पैलेस आपको देखने को मिल जाएगा दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, किलोखरी में नहीं हुआ था, किलोखरी में इसके चचा जान का हुआ था। हाँ बच्चे, अबे रेड फोर्ट नहीं है लौके सोलंकी, रेड पैलेस है बेटा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हाँ बहुत बढ़िया बेटा।
उम्मीद है आप समझ पाए। अब ये चीज आप डिजिटली भी समझ सकते हैं। ये डिजिटली जो चीज मैंने आपको बताई है ये डिजिटली है, ये थोड़ी सी कम होती है, लेकिन क्या होता है कि ये एग्जाम टाइम के लिए अच्छी होती है। ये अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक इमेज डाल दिया ताकि एक दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाए। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था, जो बचपन में लिया जाता था। इसका टेन्योर इतना था, राज्याभिषेक बलबन लाल महल में हुआ। इसकी उपाधियां सिकंदर सामिन या मिले खुलाफत नसीरी, आमिरुल मोमिन। इसकी तारीख फिरोजशाही में जानकारी मिलती है, खोजनाइल फुतुहू में जानकारी मिलती है। तारीख फिरोजशाही बर्नी ने लिखी है और ये खुसरो ने लिखी है। ये जानकारी शॉर्ट फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है बच्चे, उसके बारे में क्या पढ़ना जरूरी है। पेपर में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज पूछी जाएगी। या तो पूछा जाएगा इसके अभियान, या तो इसके सैन्य अभियान पूछे जाएंगे, या तो इसके सैन्य अभियान पूछे जाएंगे, या फिर पूछा जाएगा इसके प्रशासनिक परिवर्तन। अब ये प्रशासनिक परिवर्तन भी इसके दो तरीके के हैं, एक सैन्य परिवर्तन, एक राजस्व परिवर्तन। एक सैन्य और एक राजस्व। अब ये तीनों ही चीजें हम पढ़ लेंगे और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इसके मिलिट्री एक्सपीडिशन है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। मिलिट्री एक्सपीडिशन है वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद इसके मिलिट्री चेंजेस, मिलिट्री एक्सपेंडिशन, मिलिट्री रिफॉर्म पढ़ने होंगे। एंड देन बच्चे पढ़ना पड़ेगा इसका रेवेन्यू रिफॉर्म। ये पढ़ने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यही इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, ठीक बात, बहुत बढ़िया। कल की क्लास में अलाउद्दीन खिलजी तो कंप्लीट होगा ही होगा, खिलजी डायनेस्टी भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई और रूलर इंपॉर्टेंट नहीं बचेगा, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का बचेगा। तो कल ये दोनों ही चीजें इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में जब आप आएंगे एक अच्छे माइंडसेट के साथ अच्छे तरीके से पढ़ कर आएंगे, ठीक है। याद रखना सर, इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है, विश्वजीत यादव। बेटा मैं लिखने के लिए इसका नाम सिकंदर द्वितीय लिख दूंगा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़ोगे तो उस समय आप बहमनीज के बारे में भी पढ़ोगे। तो बहमनियों में एक राजा आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन बहमनी। उसको सिकंदर द्वितीय के नाम से ज्यादा जाना जाता था। उसका नाम बहमन शाह था, ठीक है, हसन गंगू था और अलाउद्दीन द्वितीय भी था, और सॉरी सिकंदर द्वितीय भी था। तो कृपया करके वहां पढ़ लेना, अपने आप को कंफ्यूज मत करो। अगर मैं कोई चीज आपको नहीं बता रहा हूं तो उसके पीछे का कारण भी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। तो उम्मीद है कि ये चीज आप पढ़ लेंगे और बिना परेशानी के समझ में आपको आ जाएगा। अब मैं आपसे कुछ चंद प्रश्न पूछ लेता हूं, अगर आप उनका जवाब दे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक बात। हाँ, पहला सवाल, 5 सवाल होंगे और सबका जवाब आपको देना होगा। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल। पहला सवाल बनता है, आसान सवाल पूछता हूं, रजिया के समय बदायूं का गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था जब रजिया थी तब बदायूं का गवर्नर कौन था? ए अल्तुनिया, एतगीन, अल्तुनिया, एतगीन, रुकनुद्दीन, या फिर वो स्वयं थी? दूसरा सवाल, जीतल, वटंका,
किसने चलाए? इल्तु तमिश, बलबन, रजिया या ऐबक। ठीक है, लिखिए आगे। लौह व रक्त की नीति, रक्त नीति चलाई गई। ठीक है, इसके लिए ऑप्शंस अलग हैं। पहला ए, जिसने जीतल टंका चलाया, टंका चलाया। बी, जिसे न्याय की रानी कहा गया, जिसे न्याय की रानी कहा गया। सी, जिसने कुतुब मीनार शुरू कराई, शुरू की। जिसने नवरोज चलाया, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इक्तेदारी क्या है? इक्तेदारी क्या है? कर भूमि विभाजन, उपाधि या याद रखना लूट। ठीक है, या धर्म लूट या धर्म कर, लूट या धर्म कर। अगला क्वेश्चन है, शमशी या इलबरी किसका वंश था? पहला फिरोज खिलजी, दूसरा ऐबक, तीसरा इल्तुतमिश या चौथा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन का। ये बेटा आपके सामने सवाल है, हर एक सवाल का आंसर देना है। ठीक है, चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जितनी देर में लोग स्लाइड नहीं लगा पाते इतनी देर में मैं क्वेश्चन लगा देता हूं। ठीक है, याद रखना। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा कम पढ़ाया कीजिए। जिस सभाओं में या जिस क्लास में राणाओं में से कोई एक भी उपस्थित होता है वहां इस प्रकार की बातें नहीं की जाती। हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र ना सिर्फ किसी एक एग्जाम में बल्कि जिस भी एग्जाम में बोलते हैं उस एग्जाम के खंड खंड कर देते हैं। तो आपके द्वारा कही गई ये बातें शोभा नहीं देती वत्स, याद रखिएगा। आप बताइए इसके बारे में। ठीक है, हाँ, जिस सभाओं में राणाओं में से कोई एक भी उपस्थित होता है। हाँ भाई हाँ, ऐसे ही था। पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब खलीफा कौन है? खलीफा के पद को 1924 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सवाल का पैटर्न कैसा है बेटा? ये सवाल का नया पैटर्न है, ये सीजीएल मींस में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सीजीएल मींस का पैटर्न है, ये सीजीएल मींस का पैटर्न है। ये जो क्वेश्चन है ये दिल्ली पुलिस स्पेशल है। ये क्वेश्चन जो है ये आपका सीजीएल का पैटर्न है। इक्तेदारी क्या होती है ये भी आपका ये सीडीएस का पोर्शन है, लगभग सीडीएस में आते हैं ऐसे सवाल। शमशी अलबरी वंश किसका? ये जीडी या दिल्ली पुलिस का पोर्शन है। ठीक है, और इसको कई बार रेलवे में पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर्स की। अपने आंसर मैच कर देना। रजिया के समय बदायूं का जो गवर्नर था वो एतकीन था। जीतल व टंका किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने चलाए थे। सिक्के थे, जीतल बना होता था कॉपर का एंड जो टंका बना होता था वो सिल्वर का। लोहे रक्त की नीति उसने चलाई जिसके द्वारा नवरोज शुरू किया गया था, उसका नाम था बलबन। ठीक है, उसमें डबल ऑप्शंस मैच करने थे। इक्तेदारी क्या था? इक्तेदारी एक भूमि विभाजन था। इक्तेदारी एक भूमि विभाजन था, ना कि कर। इक्तेदारी कोई कर नहीं था, गधों की तरह कर लगा रखा है आधे बच्चों ने। इक्तेदारी एक भूमि विभाजन था। समछिया इलबरी वंश किसका था? इल्तुतमिश का। कंप्लीट भाई।
अब जिसका एक भी गलत है तो आप समझ लीजिए कि आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, है ना? समझ में आ रही है बात, कहानियां समझ में आ रही हैं? तो ऐसे आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे। हाँ, टंका सिल्वर का था बेटा, सिल्वर ऑयल लिखा है। ना 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 मित्र। 4 क्वेश्चन सही हुआ। हाँ, ऐसा कोई बच्चा है जिसका थोड़े बहुत गलत हुए? कितने कितने गलत हैं आपके? सही तो सबके होंगे, गलत बताइए। ऑलराइट, सागर नाम के बच्चे के सारे सही हैं, वाह जी वाह। एक गलत है, कोई बात नहीं, एक गलत से कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। 4 और 5 दोबारा। हाँ, अगर किसी का एक से ज्यादा गलत है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक मतलब एक से ज्यादा गलत है, एक गलत है कोई बात नहीं, एक से ज्यादा गलत है दोबारा पढ़ो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। पीडीएफ के लिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि पीडीएफ के लिए कृपया करके आप स्पेशली कमेंट ना करा करें। पीडीएफ के लिए कमेंट करना दर्शाता है कि आप किस मानसिकता के साथ क्लास में है बाबू। हाँ, मैं कुछ बच्चों की मजबूरी समझ सकता हूं कि कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो जॉब्स वगैरह में बिजी होते हैं। आप में से कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं, आई नो दिस। आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फीमेल्स हैं, और हाँ, मेरी क्लास ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो फीमेल्स हैं और उनके पास कई प्रकार के काम भी होते हैं। कई बार जो इनके पास काम ज्यादा होते हैं, जैसे घर के काम भी इनको करने होते हैं, तो घर के काम की वजह से आप नोट्स नहीं बना पाते, आई नो दिस। आप लोग नोट्स नहीं बना पाते, जो जॉब्स करते हैं वो भी नोट्स नहीं बना पाते, इतना टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पीडीएफ है ना, वो आपको नोट्स सेक्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं मिली है, नहीं मिल पाई है, नहीं मिली, तो क्या करना है भैया? अगर नहीं मिली है तो ये आपकी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी ही अपडेट करा दूं। समझ में आई बात? अगर नहीं मिली है तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको जल्दी से अपलोड करा दूं। ठीक बात, निश्चिंत रहिए। ओके, निश्चिंत रहिए, मैं इसको एज सून एज पॉसिबल मैं इसको अपडेट करा दूंगा। बात यह है बाबू, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरी तरीके से शांत रहना है। आपके लिए सभी कार्य मैं कर रहा हूं, ठीक है? आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं आपके समर्थन में आपके साथ हूं। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल। सर हाँ सर, किचन में काम था। अरे आपकी तो बात ही अलग है। ठीक है सर, 12 घंटे पढ़े, अब पढ़ने वाले 4 घंटे में पेपर निकाल लेते हैं बाबू। ठीक है, अब कल मिलते हैं आपसे। तब तक शांत रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हैं, आपकी दिक्कत को दूर करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। कोशिश करते हैं कि अगर कल टाइम बचा तो कल आपकी क्लास ले लेंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सॉन्ग सुना दीजिए, कल सुनाते हैं। ठीक है, कल सुनाते हैं आपको, सैटरडे है तो कल अगर क्लास लगी तो सुना देंगे। ठीक है, बाकी तो तेरी नजर का सफर, बस इतना ही है जी। कल मिलते हैं, बाकी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए। जीतराणा.77 इंस्टाग्राम है, वहां पर भी आप आके देख सकते हैं, रेगुलर की न्यूज वगैरह वहां डालते रहते हैं अपन। ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरीके से, तब तक बाय बाय, जय हिंद।